नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जहां एक प्राचीन कहानी आज के विज्ञान से टकराती है। हम एक ऐसी दुनिया की खोज करेंगे जो सदियों से लहरों के नीचे छिपी हुई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी कहानी जिसे हम सबने सिर्फ किताबों में पढ़ा हो, जिसे सिर्फ एक मिथक, एक कल्पना माना जाता हो, वो अचानक सच निकल आए? यही एक सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। तो हमारी कहानी असल में शुरू होती है साल 1983 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। इस सफर में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर समंदर के नीचे मिला क्या, द्वारिका की वो प्राचीन कहानी क्या है, ये शहर गायब क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, आज का विज्ञान इस रहस्य से पर्दा कैसे उठा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 1983 में उस टीम को समंदर की लहरों के नीचे असल में मिला क्या था। तो जब ये टीम पानी के नीचे गई, उन्हें रेत और पत्थर के बीच कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। मतलब ये कुदरती नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी सीधी पत्थर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे खंभे, ऐसी बनावटें जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्हें किसी ने बनाया है। ये कोई चट्टान नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा शहर लग रहा था जो समंदर की गहराइयों में दफन हो गया था। अभी समझने के लिए कि वो क्या ढूंढ रहे थे और उन्हें क्यों लगा कि ये कोई आम शहर नहीं है, हमें उन प्राचीन ग्रंथों को देखना होगा जिनमें द्वारका की कहानी सबसे पहले बताई गई थी। ग्रंथों के हिसाब से भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगा। समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन भूमि दी, जो आज के हिसाब से लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है, और इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बनाया जिसे नाम दिया गया द्वारका, यानी द्वारों का नगर। और ग्रंथों में जो इसका जिक्र मिलता है वो सच में अविश्वसनीय है। ये कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, 9 लाख से ज्यादा महल जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े थे। सड़कें इतनी सुनियोजित थीं कि वो सीधे शहर के बंदरगाह तक जाती थीं, और पानी की व्यवस्था तो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। कहा जाता है कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना भव्य शहर सच में था, तो फिर ये गायब क्यों हो गया? इसके पीछे की कहानियों में हमें एक नहीं बल्कि 2 शक्तिशाली श्रापों का जिक्र मिलता है। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने दिया था। उन्होंने दुख और क्रोध में कहा कि जैसे उनका कुल नष्ट हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। तब उन ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यदुवंश का विनाश एक लोहे के मूसल से होगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। समय बीता, यदुवंशियों में अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा। एक त्योहार के दिन वो नशे में एक दूसरे से ही लड़ने लगे और उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। इस भयानक विनाश के बाद जब भगवान कृष्ण ने भी पृथ्वी छोड़ दी, तो उनकी वो सोने की नगरी द्वारका समंदर की लहरों में समा गई। सदियों तक ये कहानी बस यहीं पर खत्म हो जाती थी। लेकिन एक इंसान था जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये सिर्फ एक कहानी है, और उसी की जिद ने भारत के सबसे बड़े पुरातात्विक अभियानों में से एक को जन्म दिया। ये थे डॉक्टर SR राव। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारी कहानियों में ऐतिहासिक सुराग छिपे हुए हैं। उन्होंने महाभारत और पुराणों को सिर्फ धार्मिक कथाओं की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के एक नक्शे की तरह देखा। और पता है उन्होंने ये सब शुरू कैसे किया? सिर्फ 800 रुपए से। जी हां, सिर्फ 800 रुपए की शुरुआती फंडिंग थी उनके पास इस विशाल खोज के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। एक तरफ पैसे की जबरदस्त कमी, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी अकेडमिक दुनिया का शक, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस एक कहानी ही तो मानते थे। और ये कोई एक रात की खोज नहीं थी, ये दशकों तक चली। 1963 में जमीन पर खुदाई से इसकी शुरुआत हुई। फिर 80 के दशक में समंदर के नीचे अभियान चले, और 2000 के दशक में तो हाईटेक सोनार तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। ये सच को बाहर लाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश थी। इतने सालों की खोज के बाद धीरे धीरे सबूत जमा होने लगे, और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि जो कुछ भी मिला वो प्राचीन ग्रंथों के वर्णन से कितना ज्यादा मेल खाता है। यहां आकर पौराणिक कथाएं और ठोस सबूत एक हो जाते हैं।
देखिए, ग्रंथों में एक किलाबंद शहर का जिक्र है और गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह की बात है और उन्हें पानी के नीचे प्राचीन पत्थर के लंगर मिले। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और बात सिर्फ दीवारों और लंगरों तक ही सीमित नहीं थी। वहां से मिट्टी के बर्तन मिले, मोहरें मिली, गहने और धातु की चीजें भी मिली। ये सारे सबूत एक जीते जागते बसे हुए शहर की तरफ इशारा कर रहे थे, ना कि सिर्फ कुछ बिखरे हुए पत्थरों की तरफ। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज सामने आई वो थी इन कलाकृतियों की उम्र। कार्बन डेटिंग से जब एक लकड़ी के टुकड़े की उम्र पता की गई तो वो निकली करीब करीब 9000 साल पुरानी। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात है। मतलब इसने भारतीय सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। इतने पक्के सबूतों के बाद सवाल ये नहीं रहा कि क्या ये शहर था। सवाल अब ये था कि कैसे इसका अंत हुआ। और यहां भी विज्ञान एक ऐसी थ्योरी देता है जो पौराणिक कथा से काफी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 9000 साल पहले समंदर का लेवल काफी नीचे था, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब समंदर का पानी बहुत तेजी से बढ़ा। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक विनाशकारी घटना थी जिसने दुनिया भर के तटीय शहरों को डुबो दिया। और हो सकता है कि द्वारका भी उन्हीं में से एक था। ये शहर के डूबने की कहानी का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। और ये खोज आज भी उतनी ही अहमियत रखती है। इसी साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर स्कूबा डाइविंग की, प्रार्थना की और इस प्राचीन विरासत के महत्व को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से रखा। तो कुल मिलाकर द्वारका की खोज ने एक पौराणिक कहानी को इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा बना दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था को विज्ञान का साथ मिलता है और जहां हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। तो ये खोज हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब विज्ञान और पौराणिक कथा एक ही कहानी सुनाने लगे तो क्या वो कथा इतिहास बन जाती है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि हमारी प्राचीन कहानियों में हमेशा से ही एक गहरा सच छिपा हुआ था। शायद कुछ कहानियां कभी मरती नहीं, वो बस सही समय पर दोबारा खोजे जाने का इंतजार करती हैं।